हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ योर्स। मैं विकास भट्ट SK मैथ्स क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है घन और घनमूल के, यानी क्यूब और क्यूब रूट्स के, तो उसके बारे में आज का सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है सामने देखिए क्या है। -64 का घनमूल है। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 है, -4 है, 16 है या -16। तो ये हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा इसका घनमूल हो सकता है। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका हमें घनमूल याद करना है -64 का। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें 64 के टुकड़े करने हैं। जैसे मान लीजिए 32 हो गए। अब आज गुणनखंड विधि से हल करना है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3-3 के जोड़े बनाते हैं तो ये हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 2 निकल सकता है और यहाँ से भी 2 निकल सकता है, यानी 2 × 2 4 हो गया। तो हम लिख सकते हैं, बाहर तो लिख सकते हैं हम 4। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ रहेगी माइनस की, कि ये जो माइनस है ये कहाँ हम लगाएं। तो ये जो माइनस है ये ध्यान रखना कि अगर हम घनमूल निकालते हैं, और मैंने ये समझाया भी था, घात कैसी आएगी, विषम आएगी। ठीक है ना, 3 विषम ही तो होता है। तो अगर विषम घात आती है तो हमेशा बाहर जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। यानी यहाँ जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, -4 आएगा। ठीक है ना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अंदर जब लिखेंगे ना, तो अंदर क्या लिखेंगे, इन पदों को लिखेंगे। तो 2 की घात आपको कितने लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो यहाँ मैं 64 लिखता हूँ, तो इसको हम 64 को वर्गमूल के रूप में तो 4 लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 हम लिख सकते हैं। लेकिन अंदर जब 3 घात के रूप में लिखेंगे ना, तो अंदर 3 घात के रूप में हमें उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, -4 की घात 3। ठीक है, ऐसे हमें उसको लिखना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो -4 की घात 3 यानी घात विषम है, तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें हल करना है। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने समझने के लिए बताया आपको। जैसा आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि -216 × 1728 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। बाहर 3 लिखा हुआ है, मतलब ये किसका संकेत है, घनमूल का। तो ये घनमूल हमें ज्ञात करना है। कुछ ऑप्शन यहाँ दिए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये मैंने वापस लिख दिया, -216 × 1728 ये लिख दिया। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता है ना कि 216 का घनमूल हो गया 6। ठीक है, और ये हमें याद होना जरूरी है, कम से कम 1 से लेके 1000 तक, ताकि हम जल्दी क्वेश्चन कर पाए। और यहाँ माइनस है तो बाहर भी माइनस आएगा। इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि अंदर 3-3 के जोड़े में लिखना पड़ेगा और 3 विषम है तो बाहर माइनस आना ही है। बचा 1728। 1728 को आप हल करके देख लीजिए। ठीक है, हमें याद नहीं है तो हम हल करके देख सकते हैं। तो ये हो गया 2 × 16, 1 बच जाएगा, 2 × 12, 2 × 8, ये 2 × 8, 2 × 6, 2 × 4, यहाँ 2 × 4, 2 × 2, 2 × 12, ये मैं 108 लिख सकता हूँ, ये मैं 54 लिख सकता हूँ, ये मैं 27 लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 9 लिख सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर जा नहीं रहा हूँ उस पर। ठीक है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि किस तरीके से ये आ रहा है। भाग देना है बेसिकली आपको। ठीक है, 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3, 2 दूने 4, 4 3 12। तो इंटू 12 में बार लिख दूँ, माइनस तो यहाँ आएगा नहीं, प्लस आएगा, क्योंकि संख्या किस में लिखी हुई है, प्लस में लिखी। तो 12 को 6 से गुना करेंगे 72, और माइनस को प्लस से, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, प्लस मानते हैं उसको। अगर कोई भी चिन्ह नहीं हो तो क्या मानना है, प्लस। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया दोस्तों, माइनस। तो ये आ जाएगा -72, यानी कौन सा ऑप्शन है, देखिए आंसर नंबर बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल से तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। तो निवेदन यही है हमेशा की तरह कि आप इसको अच्छे से नोट करें। तो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। ठीक है दोस्तों।
अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 7/9 की घात 3 का मान क्या होगा। तो हमें देखो कुछ ऑप्शन यहाँ दिए हैं, हमें कुछ नहीं करना है बेसिकली। यहाँ तो छोटी सी संख्या है, बड़ी संख्या होती जब तो हम गुणा करके देखते, और कम से कम 1 से लेके 10 तक तो हमें खुद को याद है। तो हमें पता है कि 7 को हम अगर 3 बार गुणा करेंगे तो ये 343 प्राप्त होता है, और 9 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें इससे क्या प्राप्त होता है, 729 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 143/769, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। 343/729 यही सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, -8/11 की घात 3। अब देखो अंदर माइनस लगा हुआ है और घात कैसी है, विषम है। कैसी घात है, विषम है। तो ऐसी स्थिति में आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। तो ये होगा कि नहीं होगा, और वैसे तो एक ही ऑप्शन बचा है तो यही आंसर है, लेकिन फिर भी मैं हल करके बता देता हूँ आपको। तो 8 का हमें क्यूब करना है, चिन्ह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चिन्ह हमें डायरेक्ट माइनस लगाना है, क्योंकि घात कैसी विषम है और 3 है, ठीक है। तो 8 को अगर हम 3 बार गुणा करें तो 512 आएगा, हमें याद है ये। और 1331 है दोस्तों, है ना, सॉरी 11 है। तो 11 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 11 × 11 × 11। तो वैसे 1331 होता है, फिर भी आपको पता नहीं है तो गुणा करके देख सकते हैं। 11 को 11 से गुणा किया 121, वापस गुणा करेंगे तो 11 × 11 ये 1, 22 और 1 23 के 3 हासिल के 2, 11 × 11 11 और 2 13, यानी यहाँ आ जाएगा 1331, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 512/1331। लेकिन अंदर माइनस है और घात विषम है, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चनों में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्या है, 0.3 का क्यूब क्या होता है या उसका मान क्या होगा, वो हमें पता करना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम हल करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। कुछ ऑप्शन यहाँ दिए हैं, तो हम पहले सॉल्व करते हैं उसको, क्या हमें प्राप्त होता है। 0.3 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। तो इसको सरल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 0.3 तो पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लिख देता हूँ। 10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट है और ऊपर 3 लगी हुई है घात। तो हम उसको देखो, ऊपर 0.3 का मतलब क्या हो गया, 3। तो 3 को 3 बार गुणा करना है, या 3 का क्यूब मान सकते हैं, और नीचे 10 को भी 3 बार गुणा करना है, यानी 10 का क्यूब मान सकते हैं। 3 की घात 3 मतलब कितना हो गया, 27, और 10 की घात 3 मतलब कितना हो गया, 1000। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। संख्या हमारे पास 2 ही है, तो उसको 3 बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे आगे, और यहाँ पॉइंट और ये 0। तो इसका आंसर ये आना चाहिए 0.027। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। इसी तरीके से हमें इसको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो कौन सी है। तो एक तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ठीक है, और दूसरी चीज़ इसको हमें हल नहीं करना है। आपको अगर याद है तो मैंने एक नियम बताया था कि 1 से लेकर 10,000 के बीच में कितनी संख्याएं होती है पूर्णघन, 21 संख्याएं पूर्णघन होती है। और उसमें मैंने नोट लगवा के एक चीज़ और लिखी थी, इस प्रकार से स्टार बनाते हुए मैंने आगे कोटेशन लिखी थी, एक संख्या लिखी थी, ठीक है ना, या कोटेशन नहीं कह सकते, एक लाइन लिखी थी मैंने जो कि इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना। क्या इम्पोर्टेंट लाइन थी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो मैंने उसमें लिखा था कि 9261 होती है, ठीक है दोस्तों। आपको याद होना जरूरी है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, या 1000 से 1 से लेकर 10,000 के बीच में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9261। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी। हमें हल करने की भी जरूरत नहीं है इस प्रश्न में, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चनों में आपके लिए क्या आने वाला है। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर बच्चे डायरेक्ट इसको लिखते हैं तो निश्चित रूप से गलतियाँ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। हल करते हैं इसको, क्या आता है, और प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले।
0.0000001 का घनमूल क्या होगा, क्या याद करना है दोस्तों, घनमूल याद करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5 बार 0 और 1 और यहाँ 3, ये घनमूल का संकेत है। तो घनमूल हमें याद करना है, तो हल करने के लिए यहाँ से मैं दशमलव हटा देता हूँ। कितनी संख्या के बाद लगी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6, तो नीचे में 6 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है ना, 6 जीरो मैंने लगा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं लिख सकता हूँ। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऊपर ये 000 लिखी हुई है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, इसका सीधा सा मतलब है 1, ऊपर तो 1 हो गया और नीचे ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं इस संख्या को थोड़ा सरल बना देता हूँ, इसको 3 टुकड़ों में लिख दूँ और ऊपर वाले को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या इसको हम डायरेक्ट ले लेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट। ये हमारे पास संख्या है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो 1 है ना दोस्तों, इसका घनमूल तो हो गया 1, ठीक है ना। तो 1 का घनमूल 1 ही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो और नीचे लिखी हुई है 6 जीरो, 1 2 और 3 जोड़े बने हुए हैं। और हमें ये समझ लेना है यहाँ से, अगर मैं इसको गुणा के रूप में लिखता हूँ 100 × 100 × 100 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको सरल कर देता हूँ, 100 × 100 × 100 ये बनेगा। तो बाहर 1 बार 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/100 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 1 यहाँ 0, ये दशमलव और ये, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.01, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी 0.01। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0.01। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1188 या 1188 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, भाग दिया जाए। क्या करना है हमें, यहाँ भाग देना है। तो किससे भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णगण हो। तो हम चेक करके देख लेते हैं दोस्तों। ये 1188 में नहीं आ गई थी, इकाई का अंक 8 है तो 2 का हम भाग दे सकते हैं। 11 में दिया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 का भाग लगाएं, 2 दूने 4, 1 बच गया, 2 9 18, 1 बच गया, 2 7 14। अब 3 के लिए चेक करते हैं, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 2 18, बिल्कुल जाएगा 3 का भाग। 29 में देंगे, 3 नाम 27, 2 बच गया, फिर 3 नाम 27, 3 का भाग दें, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग दें, 11 तिया 33 और 11 एकम 11, ये आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जोड़ा केवल एक ही बन रहा है 3 का, ठीक है। किसका नहीं बन रहा है जोड़ा, 11 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। अब यहाँ ये पूछ रहा है भाग के लिए किसका भाग दिया जाए, तो जो एक्स्ट्रा उसी को हटा दो, यानी हमें किसका भाग देना पड़ेगा 2 × 2 × 11, जिसके जोड़े नहीं बन रहे हैं उसी का भाग देना पड़ेगा। गुणा करें, 2 × 2 क्या हो गया 4, 4 को 11 से गुणा करेंगे 44, यानी हमें 44 का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा दोस्तों 44 का। ऑप्शन में है 44, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो दोनों प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, तो इसको नोट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चनों को देखते हैं क्या है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 68,600 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। यहाँ क्या करना है दोस्तों, गुणा करना, ठीक है। किससे गुणा किया जाए कि वह कैसी संख्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, यानी 3 3 के जोड़े उसके बन जाए, ठीक है। तो चेक करके देख लेते हैं। हमें 68,600 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग जा सकता है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 जीरो ऐसे के ऐसी, फिर 2 का भाग जा सकता है, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14, 3 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 0, ठीक है। फिर 2 का भाग लगाएंगे 17 में, 8 बार में 16, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10, ठीक है। इकाई का अंक 5 है, तो हम पहले 3 के लिए चेक करेंगे। 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 17 और 8 हो गया 25। तो 25 है, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा 5 का। 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35, यहाँ भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 2 बच गया, फिर ये आ गया पचम 25, फिर 5 का भाग लगाएंगे, 5 तिया 15, 2 बच गया यहाँ,
5 चौक 20, 1 बच गया, 5 दिया 15। 343 में किसका भाग जाता है दोस्तों? 7 का। तो कितना हो गया? 7 चौक 28, 9 बचेगा, 9 नहीं बचेगा सॉरी 6 बचेगा, 7 नाम 63, ये हो गया 7 बार में 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो हमारे पास ये संख्याएं आएंगी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? 3 के जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा ये बन जाएगा, इसमें से 2 बार निकल सकता है। एक जोड़ा ये बन रहा है, इसमें से 7 बार निकल सकता है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, जबकि यहाँ 5 3 बार आना चाहिए था। तो यहाँ क्या कम पड़ रहा है दोस्तों? 5 कम पड़ रहा है, एक बार 5 और आना चाहिए था। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? जिससे गुणा करने पर वह पूर्णघन संख्या बन जाए, यानी उसके 3 के जोड़े कंप्लीट हो जाएं। तो हमें किससे गुणा करना है? 5 से। तो ऑप्शन में 5 है क्या? बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए अगर हम अंदर वाली प्रॉपर्टीज को देखते हैं, तो यहाँ स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो आपको याद होगा कि अगर इसको मैं a का स्क्वायर लिखूँ, इसको मैं b स्क्वायर लिख दूँ, बीच में माइनस का चिन्ह है, क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये सर्वसमीकरण यहाँ लगाई जा सकती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 13.608 प्लस 13.392, ये तो आ गया योग के रूप में, और दूसरा हिस्सा आ जाएगा इसका माइनस के रूप में, यानी व्यवकलन के रूप में। ठीक है, तो हम इसको जोड़ के देखते हैं और घटा के देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। यहाँ से 13.608 और 13.392, इसको जोड़ें तो क्या आता है? 8 और 2 10 के 0 हासिल के 1 और 9 10 के 0 हासिल के 1, 6 3 9, 9 और 1 10 के 0 हासिल के 1, 3 3 6 और 1 7, और ये तो 27.00। तो ये इस दशमलव के बाद जो जीरो से हमें कोई विशेष मतलब नहीं है, हमें एक वैल्यू मिली यहाँ से जिसको मैं 27 लिख सकता हूँ। ठीक है, इनटू इससे क्या आता है वो भी हम चेक करते हैं। 13.608 13.392, घटा दें इसको, 8 में से 2 गया 6, यहाँ हमारे पास 0 है तो इधर से 1 उधार लेना पड़ेगा, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 3 गया तो 2, और 13 में से 13 गया तो 0.216, 0.216। ठीक है, सरल करने के लिए हम दशमलव हटा देते हैं और नीचे लिख देते हैं 1000। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका घनमूल हमें निकालना है। तो 27 का घनमूल तो क्या हो गया दोस्तों? 3 हो गया। 216 का घनमूल 6 हो गया। 1000 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो संख्या मिली ना यहाँ, वो क्या हो गई? देखो 3 × 6 कितना हो गया? 18, नीचे कितना? 10। तो एक संख्या बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट लगाने पर देखो क्या आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 18/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.8 या 1.8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1.8 आ जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 7/875। तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये 7 का घनमूल निकल ही नहीं सकता, पूर्णघन संख्या नहीं है 7, 875 भी नहीं है। तो 875 तो भले आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन 7 तो साफ ही दिख रहा है कि ये पूर्णघन नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको समझना है कि ये प्रश्न कैसे लिखा हुआ है। तो एक बार इसको चेक कीजिए, देखो 7 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको चेक करते हैं। तो 7 एकम 7, 1 बचेगा, 17 हो गया। 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 35 में भाग जाएगा, 7 पंजे 35। तो ये कट रहा है दोस्तों। तो इसको मैं काट देता हूँ 7 से। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 1 बच गया, 7 दूनी 14, यहाँ 3 बच गया, 7 पंजे 35। तो हमारे पास संख्या आई 1/125 के रूप में।
तो 1 का घनमूल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/5। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है दोनों, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर अगले क्वेश्चनों को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अंडर रूट लगा हुआ है लेकिन ये घनमूल का चिन्ह है, और यहाँ लिखा हुआ है 0.064 प्लस यहाँ 1.21 लिखा हुआ है लेकिन बाहर 3 नहीं है, मतलब ये वर्गमूल का चिन्ह है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये किसका चिन्ह है, वर्गमूल का। तो हल करते हैं इसको, सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है, जैसे मैं ये 3 लिख देता हूँ ऐसा कैसा, यहाँ 0.064 है, तो यहाँ से दशमलव उठाएंगे क्या आ जाएगा, नीचे 1000 आ जाएगा, यानी 3 जीरो आ जाएगी। 3 संख्या के बाद लगा हुआ है दशमलव, इसलिए नीचे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो। प्लस यहाँ अगर हम देखें तो 1.21 है, यहाँ से अगर मैं दशमलव हटाता हूँ, ठीक है, तो नीचे 2 जीरो आएगी, मतलब 100 आ जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो ये 3 ऐसा कैसा, मैं इसको 64 लिख सकता हूँ, और नीचे कितना हो गया दोस्तों, 1000 हो गया। इसको मैं 121 लिख सकता हूँ, और ये 100 हो गया। ठीक है, तो अपने को सीधा लिखना है इसको। 64 का घनमूल कितना हो गया, हम जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। 1000 का घनमूल कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। प्लस यहाँ घनमूल नहीं लिखना है, यहाँ वर्गमूल लिखना है। 121 का वर्गमूल 11 हो गया, और 100 का वर्गमूल हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर आप इसको एक साथ लिखते हैं तो लैसे लेके लिख सकते हैं। 10 और 10 का लैसे कितना हो गया, 10 हो गया, और ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी 4 + 11, यानी ये हो गया 15/10। 15/10 का मतलब क्या हो गया, नीचे 1 जीरो है, मतलब एक संख्या बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज जो हमने देखे हैं यहाँ क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नया टॉपिक था घन और घनमूल, ये समाप्त होता है। तो हम 2 टॉपिक अब तक पढ़ चुके हैं, वर्ग और वर्गमूल हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसी के साथ हमने घन और घनमूल कंप्लीट कर लिया है। और उम्मीद है कि आपको दोनों टॉपिक में से सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और उसको आधार बनाते हुए आप जो भी नए क्वेश्चन कर पा रहे होंगे वो भी आपके लिए ईजी हो रहे होंगे, ऐसा मेरे को मानना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसा है, क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे आगे के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों के लिए, या टफेस्ट क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो जो सेशंस हमारे चल रहे हैं निश्चित रूप से आपको पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो आपको कंजूसी नहीं करनी है। अगर पसंद आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। और निश्चित रूप से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, मैं देख पा रहा हूं कि काफ़ी अच्छे से आप वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर भी कर ही रहे हैं। ठीक है, शिकायत तो मुझे रहेगी, क्योंकि अपनों से हमेशा शिकायत रहती है, तो मुझे आपसे शिकायत हमेशा रहेगी कि आप जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से मेरे पास साधनों की कमी है, उतने अच्छे मेरे पास साधन नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, या एडिटिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है, मेरे पास कोई विशेष टीम नहीं है एडिटिंग की, क्योंकि मैं उस स्तर पर अभी नहीं पहुंचा हूं। लेकिन उम्मीद है कि आपका प्यार मिलता रहा तो मैं निश्चित रूप से उस स्तर पर पहुंचूंगा। तब मेरे पास एक अच्छी टेक्निकल टीम होगी तो वो वीडियोज़ अलग लेवल पे होंगे। लेकिन मैं अभी जितना भी मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं खुद सीख के कर रहा हूँ, एडिटिंग मैं खुद करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह सब मेरे को खुद को करना पड़ता है, तो इतनी चीज़ें मेरे पास है नहीं, इतने साधन नहीं है। लेकिन मेरे पास ये मैं कह सकता हूँ कि साधन नहीं है लेकिन टैलेंट है। ठीक है, और जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, निश्चित रूप से जो अच्छी टेक्निकल टीम्स वाले यूट्यूबर्स हैं उनके पास भी यही कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और ये मैं कह सकता हूँ कि उनसे कम तो नहीं है। ठीक है, उसके आसपास आप हो सकता है मेरे से हो सकता है क्या वास्तव में मेरे से काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं वो, मैं उनके बराबरी कभी नहीं कर सकता, लेकिन
मैं आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करूँगा, ठीक है। लगभग मैं उनके बराबरी करने की पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।